नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 अब धरातल पर उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही इसका विधिवत शुभारंभ भी किया जाएगा। आयोजन के तहत राज्य के विश्वविद्यालय और शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन के साथ अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देना है। खासतौर पर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए ये योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे छात्र छात्राएं जो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उन्हें इस योजना से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिलने से राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। योजना के शुरू होने के बाद प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों का इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। तो वहीं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में बच्चों के भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तत्काल निर्देश पर मंगलवार को जिले के अधिकारियों की टीम विद्यालय पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रसोई घर, भोजन तैयार करने की जगह और स्टोर रूम का बारीकी से निरीक्षण किया और स्टोर में रखे राशन के स्टॉक पर भी जांच की गई। अधिकारियों ने विद्यालय कर्मचारियों को व्यवस्थाओं में भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि विद्यालय की व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खटीमा के प्रतिनिधि अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा ने कहा कि बच्चों के भोजन और विद्यालयों की व्यवस्थाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भोजन समेत अन्य व्यवस्थाओं का टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच होगी और लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खटीमा ब्लॉक प्रमुख की ओर से विद्यालय को साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 40 डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं। निरीक्षण के बाद अब प्रशासन की नजर व्यवस्थाओं में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई पर है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि यहाँ पे इसको देखने आए थे और इसमें जैसा कि कल एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि वहाँ बच्चों के साथ खाने की व्यवस्था है या ठहरने की व्यवस्था है, उसमें कई कमियाँ हैं। तो उसको हमने आज देखा और अवलोकन किया और उसमें हमारे जो अधिकारी हैं उन सबको यहाँ पे हमने बुलाया है और आज पूरी तरीके से इसका निरीक्षण किया जा रहा है। और क्योंकि इसमें राजनीति ना हो, मेरा कहना है स्पष्ट सभी लोगों से यह है, क्योंकि एक संस्थान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस खटीमा को सौगात के रूप में दिया गया है। तो कल जैसा कि ये 69 विधानसभा खटीमा नानकमत्ता का क्षेत्र है, तो इसमें कल माननीय विधायक उदय खटीमा काफी और गोपाल सिंह राणा जी, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं ऐसी अनियमितताएँ पहले से उनको लग रही थी तो उनको आकर के यहाँ देखना चाहिए। जैसा कि कल विवाद हुआ था उसी के संबंध में हम लोग आए थे कल यहाँ पर और देखा था कि जगह जगह यहाँ पर डस्टबिन की ज़रूरत है, गंदगी कुछ फैली हुई थी। तो इसलिए आज विकासखंड की ओर से कुछ हमने डस्टबिन दिए हैं और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब हमारे रमेश सिंह जोशी जी भी आए हैं, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि पर डे यहाँ पर कूड़ा गाड़ी आएगी और कूड़ा ले जाएगी यहाँ से पर डे। और जो फॉगिंग है नगर पालिका से मक्खी मच्छरों के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर लगातार अभियान चलता रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये इतने बड़े जो हमारे धारू समाज के लिए ये शिक्षण संस्थान दिया गया था, 100 बीघा जमीन और इतना बड़ा 35 करोड़ की लागत से ये एकलव्य विद्यालय का निर्माण हुआ है। इसमें हमारे बहुत सारे गुजराती के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हम देख रेख करें। मुख्यमंत्री जी ने तो बना के दे दिया और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम सब लोग देख रेख करें और हमारे इसमें नेतागिरी ना करके इसको बढ़िया से सुधार करें। तो वहीं उत्तराखंड
उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले की नीति घाटी से बड़ी खबर सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के बीच जोशीमठ से करीब 37 किलोमीटर आगे तक के पास हाल ही में बनाया गया वैली ब्रिज तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने से नीति घाटी की ओर जाने वाला सड़क मार्ग बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। तेज बहाव के चलते तमक के पास बना वैली ब्रिज पानी की चपेट में आ गया और क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। पुल के क्षतिग्रस्त होने से नीति घाटी से 17 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ। सीमांत क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहद महत्वपूर्ण होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों और जरूरी सामान की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द मौके का निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने और आवागमन बहाल करने की मांग की है। और वहीं बारिश के दौरान लोगों से नदी नालों के आसपास जाने और बिना सड़क की स्थिति की जानकारी लिए मार्ग पर यात्रा करने से बचने की अपील की जा रही है। लगातार बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से सड़क और पुले पर खतरा बना हुआ है और फिलहाल नीति घाटी की ओर जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ स्थित हाथीशाला में गजराज नाम के हाथी अचानक बेकाबू होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महाबत बदलते ही हाथी नाराज हो गया और बीच सड़क पर उछल कूद करने लगा। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गजराज की नियमित देखभाल की जिम्मेदारी महाबत मोहित के पास है और रविवार को मोहित के मौजूद नहीं होने पर दूसरे महाबत ओमपाल को हाथी को चारे के लिए हाथीशाला में सूखा सोत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बैरियर के पास पहुंचते ही गजराज अचानक नाराज हो गया और सड़क पर उछल कूद करने लगा। हाथी को बेकाबू होता देख सड़क पर गुजर रहे राहगीरों में भी खौफ फैल गई और इसी दौरान किसी राहगीर ने घटना का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थिति बिगड़ते ही देख महाबत ओमपाल ने हिम्मत दिखाते हुए हाथी को नियंत्रण करने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने गजराज को वापस हाथीशाला की ओर मोड़ने में सफलता हासिल की। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का गश्ती दल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। शिकायत दल ने गजराज का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया और फिलहाल हाथी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और वन विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था के दौरान 8 अगस्त की शाम पुलिस और सेना के बीच विवाद का मामला सामने आया। यातायात ड्यूटी संभाल रहे एक होमगार्ड जवान और सेना के मेजर के बीच कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। देखते ही देखते मौके पर सेना के करीब 10 से 15 जवान पहुंच गए। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान सेना के जवानों ने कथित तौर पर होमगार्ड को जबरन वाहन में बैठाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। विवाद और कथित झड़प के बाद सेना के जवान बद्रीनाथ थाने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड की तैनाती की गई। इसी दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर होमगार्ड और मेजर के बीच बहस भी हुई। मामला बढ़ने पर मेजर ने अन्य जवानों को मौके पर बुला लिया और मामले में चमोली पुलिस ने सेना के मेजर समेत 15 जवानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की है और पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सावन और कांवड़ यात्रा के बीच उफनती नदियों का तेज बहाव श्रद्धालुओं के लिए खतरा बन रहा है। देवप्रयाग थाना क्षेत्र के टुडेश्वर घाट नदी में स्नान के दौरान फरीदाबाद से कांवड़ यात्रा पर आया 21 वर्षीय युवक आर्यन मिश्रा तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। हादसे के बाद सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो आर्यन का बड़ा भाई अपने भाई को बचाने के लिए घाट पर मौजूद लोगों और गोताखोरों से मदद की गुहार लगाता नजर आता है। भाई की बेबसी और चीख पुकार ने मौके का माहौल बेहद गमगीन बना दिया। पुलिस के अनुसार आर्यन मिश्रा फरीदाबाद शिवम कॉलोनी का रहने वाला है और वो अपने बड़े भाई के साथ और साथियों के साथ कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड आया था। सूचना मिलते ही देवप्रयाग थाना पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
तो वहीं देहरादून में महिला संवाद और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके योगदान और उपलब्धियों की सराहना भी की है। आइए आपको दिखाते हैं। भारत माता की। आज सहसपुर में आयोजित इस तीज महोत्सव एवं महिला संवाद के कार्यक्रम में मंच पर आसीन सहसपुर विधानसभा के लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, मेयर देहरादून श्री शौरत थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री मीता सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहिला जी, भुवन विक्रम जी, ओमवीर सिंह राघव जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी, भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानित रुचि भट्ट जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरबटपुर श्रीमती नीरू देवी जी, और आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, ज्योति कोटिया जी, स्वराज विद्वान जी, नवीन ठाकुर जी, श्री पीके अग्रवाल जी और संध्या जी और सभी यहाँ पर उपस्थित, सभी हमारी मातृशक्ति आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इधर बैठी हुई हमारी बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको हृदय से आप सबका नमन करते हुए सच में मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि महिलाओं का संवाद और उस कार्यक्रम में शामिल होना केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरत है, उनकी अपेक्षाएं और उनको समझने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुत सारी बहनों ने आज यहाँ पर बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से महिलाओं को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की पहचान केवल यहाँ की नदियों से, यहाँ के हिमालय से और देवस्थलों से नहीं है, बल्कि हमारी असली जो पहचान है वो हमारी मातृशक्ति की जीवटता के कारण है, हमारी मातृशक्ति के मिशन के कारण है, जो कठिन परिस्थितियों में और बहुत कठिनाइयों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि आज विभिन्न क्षेत्रों में आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें एक इतिहास बनाने का काम कर रही हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। मैं देखता हूं जब उनके बनाए हुए उत्पादों को और उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अनेकों बार ऐसा लगता है मुझे, जब मैं मातृशक्ति के किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो सच बताऊं तो लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, ए भैया जरा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, जरा आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए या बाहर चले जाइए, बैठ जाओ, जिसको बैठना बैठ जाइए, चले जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जिसको बैठना बैठे, कोई नहीं, आप रहने दो, ठीक है जी, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, बैठिए, कोई बात नहीं, कोठारी जी इसको बैठना बैठा दीजिए, इसको जाना है वहां खाना खाने भेज दीजिए, चलिए। तो उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं कठिन परिस्थितियों में, वो इतने अच्छे होते हैं कि मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों के उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम कोई करता है तो हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो उनको पीछे छोड़ते हैं। आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा, आज उसके उत्पाद जो हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी मांग आज केवल देश के अंदर नहीं हो रही है, आज उनकी मांग दुनिया के अंदर हो रही है। एक समय था जब महिलाओं को केवल वोट तक ही सीमित रखा जाता था। वोट के समय उनकी याद आती थी, नारों में महिलाओं का सम्मान होता था, लेकिन वास्तविक धरातल पर कभी उनकी चिंता नहीं हुई। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने लगे, उन्होंने नजदीक से देखा कि हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को कितनी कठिनाइयों में जीवन जीना पड़ता है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। हर घर में इज्जत घर बने, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और हमारी मातृशक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया, उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम किया, उनके जीवन में सुविधा और सरलता देने का काम किया। इसके साथ ही धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। एक समय मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं देखता था कि पूरे किसी एक गांव में एक भी जगह पर गैस का सिलेंडर नहीं होता था। जो गैस का सिलेंडर घर घर तक मोदी जी ने पहुंचाया, उनकी सरकार आने के बाद हर बहन को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाने का काम जो उन्होंने किया। पहले के समय में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका जो है केवल एक कोटा मिलता था, उस कोटे में गैस के सिलेंडर दिए जाते थे। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, आप लोगों में से जो लोगों ने पहाड़ की हमारी महिलाओं को देखा होगा, मैंने अपनी माँ को देखा है, अपनी दादी को देखा है, कितनी दूर दूर तक सर में गगरी रख के, वहां फौला बोलते हैं उसको, जो तांबे का बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें पानी लाया जाता है, दूर से उसके लिए लाइन लगती थी सवेरे से लेकर, फिर जाकर पानी मिलता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इन सभी जो होने वाली परेशानियां थी, इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना चलाई, आप देखिए, देश की आजादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि देश के अंदर रहने वाले गरीबों को उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को इसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि अगर उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो उसका इलाज करवाने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। ये व्यवस्था बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारे राज्य के अंदर अगर मैं बात करूं, अनेक अवसर आए इस राज्य का निर्माण करना हो, राज्य के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, उस परिवर्तन की वाहक कोई बनी है तो हमारी मातृशक्ति बनी है। मैं उत्तराखंड आंदोलन भी मैंने नजदीक से देखा। मैं खटीमा में था और खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर 3 प्रमुख स्थान हैं जहां पर उत्तराखंड प्राप्ति के आंदोलन के लिए संघर्ष करने वालों पर गोलियां चलाई गई थी और लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है और उन आंदोलनों में जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, उसी का परिणाम हुआ कि हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। पहले हो आज हो, आज भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में राज्य की आर्थिकी को चलाने का काम हमारे राज्य की महिलाएं करती हैं। बहनों, मैं जानता हूं महिलाओं का जीवन हमारे भौगोलिक पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत कठिन होता है।
उनको जंगल से पहले लकड़ी भी लानी पड़ती थी चूल्हा जलाने के लिए। उनको अगर घर में गाय भैंस है तो उनके लिए घास भी लाना पड़ता था, चारा भी लाना पड़ता था, बच्चों के लिए घर में खाना भी बनाना पड़ता था, घर भी चलाना पड़ता था। उसके बाद भी उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती थी, उनका जज्बा कम नहीं होता था। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को सदैव प्रणाम करता हूं। मैं राज्य के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाता हूं, मैं छोटे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर मैंने देखा है कि हमारी मातृशक्ति जीवटता के साथ काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से वो सब दर्शन करने के बाद अनायास ही निकल गए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड